फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट है, वेलकम करता हूं। आज सेकेंड नंबर का यह वीडियो है डिफिनीशन का। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं यह फर्स्ट ईयर का 2023 से 2024 सेशन, यानी जिसका 23 से 26 सेशन है उनके लिए हम लोग पढ़ाई अभी करेंगे पूरे के पूरे साल भर। और अच्छे से जो है साल भर कहा जाए तो जो है 7-8 महीना हम लोग पढ़ाई अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। ओके, देखिए बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ओके, बिहेवियर साइंस का साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इसमें आता है। हम लोग डिफिनीशन नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 9-10 डिफिनीशन जो भी होगा उसको अच्छे से देखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर एक सब्जेक्ट में 4 से 5 वीडियो आएगा डिफिनीशन का, और यह डिफिनीशन आपके अंदर जब अंदर पढ़ेंगे क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड आएगा जो आप यहाँ से समझे रहेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और साथ में आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर यहाँ से पूछता भी है, तो यह 5 से 10 नंबर आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देख लीजिए, कहता है मनोविज्ञान साइकोलॉजी क्या होता है। देखिए, साइको प्लस लॉजी, लॉजी मतलब होता है विज्ञान, अध्ययन, और साइको मतलब होता है मन। ठीक है, यानी मन का विज्ञान या मन का अध्ययन। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार कहा गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। अरस्तु ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू अरस्तु साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, यानी अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ओके, ये अरस्तु ने कहा। जबकि वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में यह अध्ययन करता है। पिलसबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। पिलसबरी ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। पिलसबरी ने क्या कहा कि मनोविज्ञान मन मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, तो पिलसबरी के अनुसार भी सही है, क्योंकि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, और व्यवहार कहाँ से क्रिएट होता है? मन से ही। जैसा मन रहेगा वैसा व्यवहार उत्पन्न होगा। तो वही जो है पिलसबरी का भी बढ़िया है और अरस्तु का भी बढ़िया है, जो भी याद रहे लिख दीजिएगा। दूसरा है समाज शास्त्र, समाज सोशियोलॉजी। सोशियो मतलब होता है समाज, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, तो या विज्ञान कहिए, तो सामाजिक विज्ञान या समाज शास्त्र सोशियोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, समाज के अध्ययन को। एल.एफ. वार्ड के अनुसार समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ठीक है, एल.एफ. वार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एल.एफ. वार्ड, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी सोशियोलॉजी जो है सोसाइटी समाज का जो है विज्ञान है, या सोशियोलॉजी जो है समाज शास्त्र जो है समाज का अध्ययन है। ठीक है, जिसमें समाज के हर एक पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है, वही जो है समाज शास्त्र होता है। बातें को समझ गए? आगे चलिए। गिडिन्स के अनुसार, गिडिन्स के अनुसार कहा गया कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब गिडिन्स ने इसी चीज़ को हल्का सा चेंज कर दिया। अध्ययन है किसका? समाज का ही, नो डाउट। वहाँ भी एल.एफ. वार्ड के अनुसार भी जो अध्ययन था वह समाज का ही था। यहाँ गिडिन्सन के अनुसार भी जो अध्ययन है वो समाज का ही है, बट अंतर ये है कि गिडिन्सन ने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, जबकि एल.एफ. वार्ड ने कहा कि एल.एफ. वार्ड ने सिंपल तौर पे कह दिया कि यह समाज का अध्ययन है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देख लीजिए, गिडिन्स के बाद गिडिंग्स के अनुसार, गिडिंग्स के अनुसार समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि समाज शास्त्र के अंदर समाज के बारे में हर एक पहलुओं के बारे में अध्ययन होता है। समाज में कैसे परिवर्तन होता है, समाज में बदलाव कैसे होता है, समाज का कितने रूप है, समाज में कितने जो है परिवार होते हैं, समूह होते हैं, जाति होते हैं, संस्कृति होते हैं। समाज में हर एक पहलुओं पर अध्ययन जो है किया जाता है, उसे ही समाजशास्त्र कहते हैं। ओके, तो देखिए इसमें से जो भी आपको तीनों में से जो भी याद रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब तीसरा आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो उसे विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए,
अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है प्रेरणा, ठीक है। अब जिस भी चीज़ों से, जिस भी स्रोत से आपको किसी काम को, किसी लक्ष्य को पाने के लिए जो है एक अलग एनर्जी मिलता हो, आप उस काम को करने के लिए उत्साहित होते हैं, तो जिस भी स्रोत से ऐसा आपको अंदर किसी भी काम को करने या पाने का एक अलग सा एनर्जी या प्रेरित होते हैं आप, तो वही प्रेरणा हो जाता है। बातें को समझ गए। प्रेरक कौन होगा? तो प्रेरक वो वस्तु, वो आदमी या वो चीज़ें भी हो सकता है जहाँ से आपको मिलता है, ठीक है, जहाँ से मिलता है, और जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो जो आपको लक्ष्य को पाने के लिए आगे प्रेरित करेगा, वही प्रेरणा होता है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें विशेष प्रकार के व्यवहार एवं निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, जिसे प्रेरणा कहते हैं, इसका काम ही है कि आपको आपके लक्ष्य के लिए जो है प्रेरित करेगा, आपको अपने व्यवहार और निश्चित लक्ष्यों को पाने के लिए, पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा, और वह अवस्था जो है प्रेरणा कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा अवस्था होता है, मतलब एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ों से, किसी न किसी स्रोत से उससे जो है किसी काम को, किसी लक्ष्य को करने का एक अलग सा एनर्जी जगता है, एक अलग सा प्रेरित में होता है व्यक्ति, और वही जो है प्रेरणा कहलाता है। बातें को समझ गए। चलिए, अरे हो गया। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, या इसी को मानसिक आरोग्यता कहते हैं, मेंटल हाइजीन कहते हैं। मेंटल हाइजीन को हम लोग मानसिक स्वच्छता भी कह सकते हैं, या इसी को मानसिक आरोग्यता कहा जाता है, या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है वह उपाय करना जिससे मनोरोग के आपतन, मतलब इंसिडेंस को रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके। देखिए, मानसिक आरोग्यता कहिए या मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ एक है, यह है कि एक ऐसा उपाय करना है, मतलब एक ऐसा जो है उपाय करना जिससे जो मानसिक रोग होता है, मन का जो रोग होता है, जिसे हम लोग आमतौर पे पागलपन कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं, ये सब मन का रोग है। तो इस एक ऐसा उपाय करना जिससे मनोरोग के इसी देश को, मतलब मनोरोग के आने वाले चीज़ों को, मनोरोग के होने को रोकथाम एवं शीघ्र उपचार द्वारा कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रेरित किया जा सके। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का सीधा सीधा मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ है कि एक ऐसा उपाय करके मनोरोग के होने की जो संभावना है उसे रोकथाम करना, या किसी को हो चुका है तो उससे शीघ्र उपचार करके उससे कम किया जा सके तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। यही जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान या मानसिक आरोग्यता कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अब आता है नेक्स्ट में, यहाँ पे 5वां नंबर है कुसमायोजन। कुसमायोजन, माल एडजस्टमेंट। अब देखिए, आपको साइकोलॉजी में एडजस्टमेंट भी पढ़ना है, माल एडजस्टमेंट भी पढ़ना है। तो कुसमायोजन जो होता है, माल एडजस्टमेंट, देख लीजिए आप एक बार। कुसमायोजन व्यक्ति एवं उसके असंतुलन को दर्शाता है। जब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपका मानसिक संतुलन ठीक है, आप बढ़िया से अपने कामों को कर रहे हैं, तो आपके अंदर समायोजन की स्थिति बना रहेगा, यानी कुसमायोजन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपको किसी व्यक्ति से, किसी समय, किसी कंडीशन से या किसी स्थान से अपने आप को समायोजन नहीं बना पा रहे हैं, संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, तो वही कुसमायोजन होता है, ठीक है। कुसमायोजन के मतलब क्या होता है कि किसी आदमी से आपको जो है नहीं बनेगा, झगड़ा लड़ाई होने लगेगा, नया स्थान पर जाएंगे तो वहाँ आपको मन नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है किसी चीज़ पर बात पर जो है बिगड़ जाएंगे आप। उसके बाद कठिन परिस्थिति में आपको ढलने का जो है मतलब क्षमता नहीं रहेगा, तो आप जो है विपरीत परिस्थिति में संतुलन बिगाड़ लेंगे, समायोजन नहीं बना पाएंगे। तो यही सब, जहाँ भी समायोजन न बने, संतुलन बिगड़ जाए, असंतुलन हो, वही कुसमायोजन की स्थिति होती है, ठीक है।
कुसमायोजन व्यक्ति और उसके असंतुलन को दर्शाता है। जब व्यक्ति व्यक्तिगत लक्ष्य एवं सामाजिक वातावरण की मांग में समायोजन नहीं रख पाता है तो उसे कुसमायोजन कहते हैं। ठीक है, कहता है कि कुसमायोजन व्यक्ति एवं उसके असंतुलन को दर्शाता है। कोई व्यक्ति है और व्यक्ति में जब असंतुलन आता है तो उसको कुसमायोजन से दर्शाते हैं। जब कोई व्यक्ति है वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्य गोल को एवं कुछ सामाजिक वातावरण इन्वायरमेंट के जो डिमांड है, जो मांग है, उसके साथ अगर समायोजन नहीं रख पाता है, संतुलन नहीं रख पाता है तो उसे हम लोग कुसमायोजन माल एडजस्टमेंट कहते हैं। बातें को समझ गए? चलिए, समायोजन क्या कहता है? तो समायोजन का अर्थ है कि विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना ही समायोजन होता है। समायोजन का सीधा सीधा अर्थ समझा जाए तो विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अपने आप को जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में अपने को अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना ही एडजस्टमेंट कहलाता है। नहीं देखते होइएगा कि व्यक्ति सब किसी को ऊपर बहुत ज़्यादा जो है समस्या खड़ा रहता है लेकिन वो घबराता नहीं है, वो अपने आप को संतुलित बनाए रहता है। मतलब वह अपने आप को समायोजन कर रहा है परिस्थिति के साथ में। किसी भी चीज़ से आप परिस्थिति में, किसी भी चीज़ों से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति से अगर आप संतुलित व्यवहार, संतुलित बना के रखते हैं परिस्थिति को तो वह आपके समायोजन एडजस्टमेंट को दर्शाएगा और यह एडजस्टमेंट आपके मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, सातवां है स्ट्रेस, तनाव। तनाव कहने का मतलब है तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना का कारण बनती है। देखिए, स्ट्रेस, तनाव कब आता है? तो जब व्यक्ति तनाव में तब जाता है जब उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगता है, चिंता होने लगता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर होने लगता है। ठीक है, और उसके जीवन में जो है एडजस्टमेंट जो होना चाहिए वह एडजस्टमेंट खोने लगता है और वह अपने जिम्मेदारियों और घटनाओं का कारण जो है व्यक्ति में बन जाता है तनाव। मानिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं आपको। मानिए अगर किसी व्यक्ति में तनाव है तो किसी व्यक्ति में तनाव होगा तो उसमें ऑटोमेटिक है एंजाइटी, चिंता रहेगा ही रहेगा। चिंता का मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ से डरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा जो है सोचते रहता है किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे एंजाइटी होते रहता है, वही चिंता है। तो तनाव एक चिंता उत्पन्न करने वाली अवस्था है। जैसे किसी व्यक्ति में स्ट्रेस आएगा, तनाव होगा, उसमें एंजाइटी उत्पन्न होने लगेगा जिसकी उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में उसकी सामंजस्य क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी व घटना का कारण बनती है। अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी है, ठीक है, जिम्मेदारी से ज़्यादा जो है व्यक्ति अपने ऊपर बोझ ले लिया है या फिर उसके सामने कोई ऐसी घटना घट चुकी है जो कारण बनता है स्ट्रेस का। अब ऐसे तो तनाव में कोई व्यक्ति फालतू के रहता नहीं है। अब या तो मान गया किसी को बहुत ज़्यादा पैसे के नीड है, ठीक है, वह अपने कमाई से अपने चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोई देखते होइएगा कोई फैमिली में कोई मेंबर जो सबसे मेन मेंबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव में रहता है। क्यों तनाव में रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कारण रहता है, कोई रीज़न रहता है, समझ गए। क्योंकि उनको अगर फैमिली में 5 सदस्य है, 5 सदस्य है, पाँचों को खर्च वर्च चलाना है, बच्चा है तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। लेकिन एक कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, इनको इतना ज़्यादा सैलरी नहीं है कि यह जो है पूर्ति कर पाए। अब पूर्ति नहीं करेंगे तो इनके मन में क्या आएगा? असंतुलन की भावना आएगा, सामंजस्य धीरे धीरे खोते जाएंगे क्योंकि इनका मन कभी कहेगा यार काम छोड़ दे, ये इतना से क्या होगा, घर चलाना है। और इन सब के फलस्वरूप व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होता है और यही चिंता व्यक्ति में जो है तनाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अब जैसे ही तनाव उत्पन्न होता है तो व्यक्ति के जीवन में सामंजस्य जो है खोने लगता है और व्यक्ति के ये सारा चीज़ जो है उनके क्षमताओं से ज़्यादा जिम्मेदारी और कुछ घटना का कारण जो है ये सब बनता है। समझ गए? आगे चलिए। तनाव एक मानसिक स्थिति है, मेंटल प्रोसेस है जिससे व्यक्ति किसी बाह्य या आंतरिक खतरा होने पर महसूस करता है। ठीक है, तनाव जो है
व्यक्ति को अंदर तब आता है जब उससे लगता है कि उसे आंतरिक या बाहरी तौर पर उससे कोई जो है खतरा है, तो जाके व्यक्ति में जो है वह अपने आप को तनाव में महसूस करता है। कुछ भी खतरा, खतरा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई भयानक खतरा ही, कुछ भी हो सकता है इंसिडेंस उसके साथ, समझ गए ना। चलिए आगे है यहाँ पे 8वां है पर्सनालिटी व्यक्ति। पर्सनालिटी व्यक्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को व्यक्तित्व कहा जाता है। ठीक है, देखिए व्यक्तित्व पर्सनालिटी कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। समझ गए, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत सभी गुणों के सभी व्यवहारों को जो है पर्सनालिटी कहते हैं। अब पर्सनालिटी में चलना बोलना, ठीक है, बैठना उठना, समझ गए, ड्रेसिंग सेंस सब आ जाता है। अतः समझ रहे हैं, इसीलिए एक व्यक्ति के अंदर जब उसके पर्सनालिटी को परखा जाता है, आकलन किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है, तो जैसे इंटरव्यू वगैरह में जाइएगा तो आपको यही देखता है कि व्यक्ति कितना ज़्यादा जो है मानसिक रूप से तैयार है। पर्सनालिटी आपके मानसिक रूप से कितना आप तैयार है इस चीज़ को बताता है, समझ गए। तो जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का होता है उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, ठीक है, उसका चलना अच्छा होगा, उसका बैठना अच्छा होगा, मीन्स कहाँ बैठना है, कैसे चलना है, कहाँ कितना बोलना है, ठीक है ना, संतुलन क्या बना के रखना है, पूरे बाल कितना होना चाहिए, दाढ़ी कितना होना चाहिए, नाखून कितना होना चाहिए, व्यवहार कैसे प्रदर्शित करना चाहिए। तो व्यक्ति के अंदर समस्त गुणों व्यवहारों को ही जो है व्यक्तित्व कहा जाता है। बातें को समझ गए। व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, वही चीज़ें है। पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ट्रेट। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, मतलब व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होता है, जो गुण होता है, सब व्यक्ति के अंदर गुण होता है और उसी गुण को जो है हम उसको व्यक्तित्व कहते हैं, समझ गए। अगर व्यक्ति का गड़बड़ है, मतलब गुण गलत है, सही नहीं है, तो वह गलत व्यक्तित्व का हो जाएगा। 9वां है कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, ठीक है, संघर्ष देख लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष ध्यान से देखिएगा। कॉन्फ्लिक्ट को अंतर्द्वंद या संघर्ष कहते हैं। अंतर्द्वंद अंतर मतलब होता है अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलना, ठीक है, यही द्वंद होता है। बातें को समझ रहे हैं। द्वंद मतलब दो तरह के निगेटिव पॉजिटिव, दो तरह के व्यवहार, और दोनों व्यवहार अपने अपने करने के लिए आपको पहले जागृत करेगा और आप ये कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि आप निर्णय नहीं लेंगे कि हम ये करें या ये करें, और उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग अंतर्द्वंद कहते हैं, ठीक है। जब व्यक्ति को दो लक्ष्यों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना हो या एक ही लक्ष्य के प्रति व्यक्ति में धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही भाव उत्पन्न होते हों तो इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि हमारे सामने कोई ये लक्ष्य है, ठीक है, ये लक्ष्य है, लेकिन ये व्यक्ति है, समझ लीजिए ये व्यक्ति है, बातें को समझिएगा, ये व्यक्ति है, इससे ये लक्ष्य पाना है, ये वाला लक्ष्य जो है इस व्यक्ति को पाना है, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर जो है इस लक्ष्य के प्रति दो तरह के जो है भाव आ गया है, ठीक है, दो तरह के भाव आ गया है। अब ये व्यक्ति सोच रहा है कि ये लक्ष्य पाने से हमें फायदा होगा या नहीं होगा, यहाँ पे होगा या नहीं होगा, होगा मीन्स पॉजिटिव, नहीं होगा मीन्स निगेटिव। मतलब इसी लक्ष्य के लिए व्यक्ति के अंदर दो भाव है, एक ये है कि क्या ये लक्ष्य हम पा लेंगे, और एक ये भाव है कि क्या हम ये लक्ष्य नहीं पाएंगे, क्या होगा, समय की बर्बादी हो जाएगा, अगर हम लक्ष्य नहीं पाएंगे तो समय का बर्बादी हो जाएगा, मेरा इतना एज चला जाएगा। और एक पॉजिटिव है कि चलो यार छोड़ो, पा लेते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा। मतलब एक ही लक्ष्य के बीच में दो तरह के मन में भाव उत्पन्न होना,
और एक भाव पॉजिटिव वाला हो, एक भाव निगेटिव वाला हो। अब निगेटिव है तो ऑटोमेटिक है वो गलत चीज़ें मन में उत्पन्न होगा, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव धनात्मक रूप से उत्पन्न होगा या आपको आगे प्रोत्साहित करेगा, जबकि ये वाला जो भाव होगा वह मन में खींचेगा, पीछे की तरफ धकेलेगा। तो जब आपके मन में, आप लोग देखते भी होइएगा, कभी कभी किसी चीज़ के लिए कभी मन करता हो कर लेते हैं, कभी मन करता हो यार छोड़ देते हैं, कभी मन करता हो चले जाते हैं, कभी मन करता है छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के जहाँ भी भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और यही संघर्ष कहलाता है या इसी को द्वंद्व कहते हैं। अगर दो तरह के मन में भाव होने लगे, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उससे ही जो है द्वंद्व कहते हैं। मीन्स आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो गया। ये तो हो गया एक लक्ष्य। एक ही लक्ष्य के मन में निगेटिव या पॉजिटिव दो तरह के भाव आपके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। बट ध्यान दीजिएगा, बट क्या, बट ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि दो लक्ष्य है, ठीक है, दो लक्ष्य है, दोनों लक्ष्य सेम है, दोनों लक्ष्य का इम्पोर्टेंस सेम है, ठीक है, दोनों लक्ष्य का जो है इम्पोर्टेंस सेम है, दोनों लक्ष्य सेम है, हर चीज़ से सेम है, ज़रूरत के हिसाब से भी सेम है, दोनों लक्ष्य अलग अलग है। लेकिन हमारे सामने ये दोनों लक्ष्य है, ठीक है, दोनों लक्ष्य है। अब हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम इसे अचीव करें, इसे चुने या इसे चुने, ठीक है, इसे चुने या इसे चुने, समझ गए। यहाँ इस हाथ में भी मिठाई है, इस हाथ में भी मिठाई है, हमें ये नहीं पता है कि हम इसे खाएं या इसे खाएं। तो इस स्थिति में भी व्यक्ति असमंजस की स्थिति में, यानी असमंजस यानी माल एडजस्टमेंट में चला जाता है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को नहीं चुन पाता है और व्यक्ति के अंदर जो है संघर्ष की भावना या अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक लक्ष्य होगा तो पॉजिटिव और निगेटिव करके दोनों बातें उत्पन्न होगा जिसमें निर्णय नहीं ले पाएंगे। दो लक्ष्य होगा, अब ये दोनों लक्ष्य हमें पता नहीं है दोनों में हम कौन चुने, हमारे सामने दो ऑप्शन है लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं कि हम इसे चुने या इसे चुने। तो इस स्थिति में भी व्यक्ति में जो है संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। बातें को समझ गए, चलिए। तो इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें विरोधी और समान शक्ति प्रेरणाएं एक ही समय में कार्यरत होती है। अब ये जो संघर्ष व्यक्ति के अंदर अंतर्द्वंद एक ऐसी कंडीशन अवस्था है जिसमें विरोधी, मतलब मैंने अभी बताया कि एक मन करता हो छोड़ो और एक मन करता हो करो। तो छोड़ो मतलब विरोधी, करो मतलब शक्ति प्रेरणा वाला, समझ गए। तो संघर्ष यानी अंतर्द्वंद एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे आपके मन में विरोध की भावना भी आएगा कि यार काम छोड़ दो, नहीं करेंगे, हटाओ बाद में होगा, और एक ऐसा भी भावना आएगा जो आपको कहेगा कि नहीं, एक मन ऐसा कहेगा अरे यार काम छोड़ देंगे, कहीं छूट जाएगा तो फिर आगे होगा कि नहीं होगा। तो यह आपको प्रेरणा वाला होगा और दोनों जो है एक ही समय में काम करता है आपके मन में और इसीलिए आपके अंदर संघर्ष या अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। अगर अलग अलग करेगा तो कोई टेंशन ही नहीं रहे। आप लोग देखते हुएगा जीवन में बहुत सारे ऐसे कंडीशन आता है जहाँ पे ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, जहाँ पे दो परिस्थिति बनने लगेगा और दोनों महत्वपूर्ण ही रहेगा। तो जहाँ भी दो परिस्थिति बने और अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो समझिए आपके जीवन में संघर्ष वहाँ पे आ गया है या आपके अंदर अंतर्द्वंद उत्पन्न हो गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सारा का सारा इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। अब लास्ट में आता है फ्रस्ट्रेशन। इसी को हम लोग फ्रस्ट्रेशन को कुंठा या निराश कहते हैं, कुंठा या निराश कहते हैं। कुंठा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के फ्रस्ट्रा से हुई है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसी फ्रस्ट्रेशन से जो है, इसी फ्रस्ट्रा से फ्रस्ट्रेशन बना हुआ है। तो कुंठा या निराशा जो है लैटिन भाषा के फ्रस्ट्रा से बनी हुई है, ओके। इसका अर्थ है लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना। कुंठा या निराशा, कुंठा या निराशा का मतलब ही होता है कि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा आना, कोई बाधा आना आपके लक्ष्य के मार्ग में। अब जानिए आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाएगा तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले ही जाएंगे, कुंठा हो ही जाएगा, निराशा ही हो जाएगा। मानिए आपके जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला हो, ठीक है, आपका यहाँ पे जॉब का ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, ओके। यह ज्वाइनिंग लेटर आपके घर के लिए चला, लेकिन ये ज्वाइनिंग लेटर बीच में कहीं पे फंस गया या डिले हो रहा है, आपके पास नहीं आ रहा है, जल्दी से इधर उधर घूम रहा है,
तो आपके मन में क्या होगा, यार हम इतना मेहनत से एग्ज़ाम दिए, ये किए वो किए और मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ फंस गया, ये वो दिस दैट। तो इससे जो निराशा की भावना आएगा, यही कुंठा या निराशा होता है। यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति है और इसके लक्ष्य के पाने के लिए, यह लक्ष्य है, यह गोल है, यह व्यक्ति है, ठीक है। और इस गोल को पाने के लिए इस बीच में कोई ऐसा बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई ऐसा समस्या खड़ा हो जाए जो व्यक्ति को लक्ष्य को पाने में जो है बाधा उत्पन्न कर दे, रुकावट डाले, वही जो है आपके उसी से जो है व्यक्ति में कुंठा या निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जाहिर सी बातें हैं, आपको कुछ चीज़ें मिलना हो और अचानक से वो चीज़ें ना मिले तो आपके अंदर तो निराशा की भावना मिल आएगा ही आएगा, कुंठा होगा ही अंदर कि खींच उत्पन्न होगा ही होगा। समझ गए ना। आज के समय में व्यक्ति के दैनिक जीवन यापन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही उसे अपने वातावरण के साथ समायोजन करते समय कभी कभी विशेष समस्या आ जाती है। बिल्कुल सही बात है कि आदमी अनेक कठिनाई दैनिक जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, बट कभी कभी उसके जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियां आ जाती है, समस्या आ जाती है जिनका व्यक्ति समाधान नहीं कर पाता है। उसके फलस्वरूप व्यक्ति में कुंठा का शिकार हो जाता है, ठीक है। अब हम अपने जीवन में अनेक काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम आते हैं जहाँ पे हमें घोर परेशानियाँ, कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। और अगर हम उन कठिनाइयों को सामना करके पार कर जाते हैं तब तो निकल जाते हैं, लेकिन अगर इन कठिनाइयों, इन बाधा के कारण आप अपने काम को पूरा नहीं कर पाए, काम बिगड़ गया, तो उसके फलस्वरूप ही व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, या यूँ कहा जाए निराशा हो जाता है या कुंठा हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप काफ़ी मेहनत से आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम के बाद आपका पूरा मन है कि मेरा निकल जाएगा, अचानक से रिजल्ट आया कि नहीं, आपका नहीं हुआ, नहीं सिलेक्शन हुआ, तो क्या असफल हो गए। आपके जो जॉब पाने की चाहत थी उसमें असफलता जो है आपका एक कारण बन गया, और इसके कारण बहुत लोग असफल होने से फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, ठीक है। उनके मन में कुंठा आ जाता है, ठीक है, समस्या हो जाता है, जिनका व्यक्ति समाधान नहीं कर पाता है, फलस्वरूप कुंठा का शिकार हो जाता है। जब आपके अंदर कठिनाई आ जाएगा, समस्या आ जाएगा, समाधान करके आगे बढ़ जाइएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे होता है जब आपके किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए समस्या आ जाए और वो समस्या का आप जो है समाधान नहीं कर पाते हैं, तो उसके फलस्वरूप व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुंठित हो जाता है। समझ गए। कुंठा उत्पन्न होने से व्यक्ति में बहुत समस्या आ जाता है। मान गए आप जॉब में असफल हो गए, किसी चीज़ को, अपने प्यार को पाने में असफल हो गए, या बहुत सारे चीज़ें हैं जिसमें आप अपने लक्ष्यों को पाने में असफल हो गए, तो उसके अनुसार आपके अंदर कुंठा आ जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा आप, और यह फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति में डिप्रेशन ला सकता है, एंजाइटी चिंता ला सकता है, फियर मतलब डर ला सकता है, क्रोध मतलब एंगर ला सकता है, और इसके अंदर व्यक्ति में आदि चीज़ें उत्पन्न हो सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन को आप लोग समझ लिए। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, देखिए कंटिन्यू पढ़िएगा तो दिक्कत नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं पढ़िएगा दिक्कत ही दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।